everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. तो भाई ऐसा है कि ISI 2026 के अंदर एक धमाकेदार चेंज हुआ है. द वेटेज ऑफ बी स्टार्ट यूजीबी का वेटेज बी स्टार्ट के अंदर 3.5 टाइम्स हो गया है. 3 से उठाकर 3.5 कर दिया है. एंड बी मैथ के अंदर एक और लेवल ऊपर चला गया है, 4 टाइम्स. तो बेसिकली होता क्या था, यूजीए एक अलग पेपर होता था, यूजीबी अलग पेपर होता था, एंड ओवरऑल वेटेज यूजीए प्लस 3 टाइम्स यूजीबी. इस बार वो वेटेज 3 से 3.5 कर दिया बी स्टार्ट्स के लिए आईएसआई कोलकाता, एंड बी मैथ के लिए इट इज 4. सो दिस शोज कि यार कितना इंपॉर्टेंट हो गया है सेकंड पेपर, दैट इज यूजीबी. सब्जेक्टिव पेपर की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ गुड पुश इफ यू वांट टू गेट इनटू आईएसआई विद टॉप रैंक. हमें यूजीबी सब्जेक्टिव राइटिंग स्किल्स इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. तो हमारे जो सेशंस हैं, हमारे जो बैचेस हैं, उसके अंदर तो हम ऑलरेडी यूजीबी की रिवीजन एक राउंड खत्म हो चुका है. एक राउंड अगला अप्रैल के अंदर होगा. सो वी थॉट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो अस ऑन यूट्यूब. वी वुड डू अ स्पेशल सम सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर यूजीबी पर्टिकुलरली फॉर देम ऑन यूट्यूब एज वेल. ठीक है, तो ये सेशन उसी चीज का हिस्सा है, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के अलग अलग तरीके के यूजीबी के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स जो आए हुए हैं, एंड उनको करने की कोशिश करेंगे. ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स जो आईएसआई 2026 देना चाह रहे हैं, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज है. ये उन लोगों के लिए ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया. दिस इज गोइंग टू हैव 60 टेस्ट, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 10 सब्जेक्टिव टेस्ट है. इसमें से कुछ सीएमए पैटर्न के टेस्ट भी होने वाले हैं. एंड the test series is for 999 rupees. The link is there in the description box. You can always check. And for the students who want to prepare, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करने की जरूरत है. इस टाइम पे जब जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे परसेंटाइल देख के, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स के अंदर अच्छा होते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण उनका स्कोर परसेंटाइल नीचे चला जाता है. सो दे ऑल्सो ऑल लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज इन मैथमेटिक्स कि मैथ्स के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं. वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इज आईएसआई. सो उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली एक कोर्स है जो अभी भी लास्ट पुश देना चाहते हैं. सो इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो जैसे कि मैंने बोला, हम आज डिस्कस करने वाले लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर. जिस तरीके के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. किस तरीके से लिखना है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सोल्यूशन आता है, हमारे दिमाग में अच्छा है, उसका आंसर भी हमें पता है, बट उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड वी लूज मार्क्स, पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव राइटिंग के अंदर. तो जेईई के अंदर चलता है, बिकॉज जेईई के अंदर नो वन इज गोइंग टू सी योर थॉट प्रोसेस. इट इज द फाइनल आंसर व्हिच मैटर्स. यहाँ पर इट इज द एंटायर थॉट प्रोसेस जो तुम्हें ठीक करना है. राइट. सो उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं. अब 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो रेगुलरली, रिपीटेडली आईएसआई यूजीबी के अंदर आई है. रिपीटेडली लास्ट ईयर 2 प्रॉब्लम थे इसके डिफरेंशियल कैलकुलस के, एंड दोनों के अंदर ये थ्योरम्स लगी थी. सो द सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में होती है, दैट इज रोल्स थ्योरम. तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? इफ एफ(x) is continuous in A to B, close bracket, differentiable in A to B, open interval, and f of A is equal to f of B. f of A और f of B बराबर है, then there exists a point C belonging to A to B such that f dash of C is equal to 0. ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सा थ्योरम है ये, एंड बहुत जगह यूज होता है, बहुत बार यूज होता है, पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव राइटिंग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है. द सेकेंड थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. सो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? इफ एफ(x) is differentiable in A to B, then there exists a point C belonging to A to B such that f dash of C is equal to f of B minus f of A upon B minus A.
ठीक है, इन दोनों की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे हम ध्यान नहीं देंगे, वो मैं एज्यूम करूं कि तुम्हें पता है कि ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। बट ये इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूं बिकॉज अगर हम देखेंगे भी जो प्रॉब्लम, जिस तरीके के प्रॉब्लम यूजीबी के अंदर आए हुए हैं, तो तुम ये देखोगे दैट दीज टू थ्योरम एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट रेगुलरली यूज्ड थ्योरम्स इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो यूजीबी के अंदर पूछे गए। द थर्ड थ्योरम इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है दैट if fx is continuous in A to B, then all the values between f of A and f of B will be taken by fx at least once। ठीक है, एंड यही से हम इसका एक मॉडिफाइड वर्जन बना लेते हैं कि f of A into f of B अगर नेगेटिव है then there exists at least one root, exist at least one root between A to B। f of A into f of B अगर नेगेटिव है तो A से B के बीच में कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है, तो यही इसका मॉडिफाइड वर्जन। तो ये जो तीन थ्योरम्स है ना, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड यही रिपीटेडली हर प्रॉब्लम के अंदर यूज होती है। इसके अलावा एक और चीज जो तुम्हें पता होनी है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन मैं यहीं पे डाल देता हूं। सो f dash of x is limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x by h। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एक चौथी चीज है जो यूज। अब इन चार चीजों के अगर हम अच्छे तरीके से एप्लीकेशंस कर लेते हैं, वी विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट हैज कम इन यूजीबी सिंस डे वन। ठीक है, पिछले 12 सालों में 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन यूजीबी के अंदर आए हो, अगर ये चार चीजें तुम्हें क्लियर है, इनकी एप्लीकेशंस क्लियर है, इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्लियर है, you will be able to do and solve every problem that has come from this chapter. This is the importance of these four theorems. Last year 2025 UGB के अंदर दो प्रॉब्लम आए थे एंड दोनों में रोल्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या फिर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज हुआ था। राइट, सो इनकी इंटरप्रिटेशन, इनकी एप्लीकेशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और देखते भी है किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। बाय द वे गाइस, मैं क्या करने वाला हूं, आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स करने वाले। थ्योरी जो है वो यही है, दिस इज ओनली थ्योरी एंड इनकी एप्लीकेशन अगर तुमने पहले से नहीं की हुई, प्लीज मेक श्योर कोई भी अच्छी किताब उठा लो एंड इनकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से कर लो। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। ऑल्सो टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, सिंस वी आर डूइंग ओनली प्रॉब्लम्स, व्हाट आई विल डू इज आई विल अटैच दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन। तो तुम क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को तुम पहले से ट्राई कर सकते हो एंड देन यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन एंड वेरीफाई कि तुम कितने सही हो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डू। दिस केम इन ISI UGB 2024। 2025 के जो दो प्रॉब्लम्स है मैंने जानबूझ के नहीं डाले हैं यहाँ पे बिकॉज वो मैंने रिसेंटली यूजी ये पेपर में सॉल्व किए थे। तो एंड ऑल्सो 2025 का पेपर जो जिन्होंने पहले देखा नहीं हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एज इट इज पेपर की फॉर्म में करना, so that you are able to judge and see where do you stand. So that is why deliberately 2025 के जो questions हैं वो हमने यहाँ पर अभी नहीं डाले हुए। Suppose n is greater than or equal to, consider the polynomial qx is 1 minus x power n minus 1 minus x power n. Show that the equation qx is equal to 0 has only two real roots, namely 0 and 1. कि qx 0 के दो ही रूट्स हैं, 0 और 1, ये बताने हैं कि इसके अलावा, इन दो के अलावा और कोई भी रूट नहीं है q of x का। ठीक है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट अगेन किस तरीके से जस्टिफाई करें वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्यू एन 0, तो दो रूट 0 और 1 तो पहले देख लेते हैं। क्यू एन ऑफ 0, एक्स को 0 पुट करो, 1 माइनस 0 पावर एन माइनस 1 माइनस 0 पावर एन, सो दिस इज 1 माइनस 1 पावर एन विच इज 0। सो क्यू एन ऑफ 0 इज 0 एंड क्यू एन ऑफ 1, एक्स को 1 पुट करो, सो 1 माइनस 1 पावर एन माइनस 1 माइनस 1 पावर एन, so this is 1 minus 1 power n minus 0, this is again 0. So clearly 0 and 1 are roots. So clearly 0 and 1 are the roots.
ठीक है, सो एन डिग्री इक्वेशन है, एन डिग्री इक्वेशन के बोल रहा है कि सिर्फ दो ही रूट्स है 0 और 1, एन डिग्री पॉलिनोमियल के दो ही रूट्स है 0। कितने होने चाहिए? एन रूट्स होने चाहिए, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, यहां पर अगर मैं ओपन कर भी देता हूं तो डिपेंडिंग ऑन एन इवन है ऑड है, तो एन या एन माइनस 1 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। सो एन या एन माइनस 1 रूट्स होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन एन इवन है या फिर एन ऑड है। बट उनमें से दो ही रूट्स रियल है, ये हमें शो करना है। व्हेन आई से इट हैज ओनली टू रियल रूट्स 0 और 1, तो दो ही रूट्स रियल है। दो रूट्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी प्रूव कर लिया, चेक कर लिया कि दो रूट्स हैं, बट मैंने अभी ये नहीं जस्टिफाई किया कि दो के अलावा और कोई रूट नहीं होगा। सो हाउ डू आई जस्टिफाई दिस? मैं किस तरीके से जस्टिफाई करूंगा? तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली हम कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन एंड किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देते हैं। सो मान लेते हैं लेट्स देयर बी 3 रूट्स। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम मैं यहां पे एग्जैक्टली वैसे ही लिख रहा हूं जैसे तुम्हें एक्चुअली में यूजीबी कॉपीज में लिखना है। लेट्स अज्यूम देयर आर मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, लेट्स से 0, 1 एंड अल्फा। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए 3 रूट्स है। चलो लेट्स अज्यूम देयर आर मोर देन 2 रूट्स के 3 रूट्स है। ठीक है, यार एग्जैक्टली 3 के लिए जस्टिफाई करते हैं। 3 में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो आगे भी कॉन्ट्रडिक्शन। लेट्स अज्यूम देयर आर 3 रूट्स 0, 1 and alpha. Since q of x is a polynomial, that means q of x is continuous and differentiable. कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। ये 3 रूट्स हैं, इसका मतलब बाय रोल्स थ्योरम, can I say q n dash of x is equal to 0 will have exactly 2 roots. देखो q of n पॉलिनोमियल है, हमें पता है q of n of 0 is 0, q of n q n 1 is 0, q n alpha is also 0। तो वो 0 और 1 के बीच में एक रूट होगा, और अगर अल्फा बाहर है 1 से तो 1 और अल्फा के बीच में रूट होगा। मतलब कहीं पे भी अगर अल्फा 0 भी है तो 0 से अल्फा के बीच में एक रूट होगा डैश का, डेरिवेटिव का, एंड अल्फा और 1 के बीच में भी डेरिवेटिव का एक रूट होगा। इन अदर वर्ड्स अल्फा की पोजीशन पे मैटर नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ अल्फा। वेयरएवर अल्फा लाइज q डैश विल ऑलवेज हैव 2 रूट्स। अगर इसके 3 रूट्स हैं तो रोल्स थ्योरम का ये एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? f of a f of b बराबर है, तो a से b के बीच में f dash s का रूट होगा। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c between a to b such that f dash of c is equal to, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है? f dash x is equal to 0 has at least one root between a to b। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन f dash x is equal to 0 has at least one root between a to b। ठीक है, ये दूसरी इंटरप्रिटेशन है। तो अगर 3 रूट्स हैं तो f डैश के q डैश के मिनिमम 2 रूट्स होंगे। अब चेक कर लेते हैं q डैश के कितने रूट्स हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना आसान है। सो q डैश x, देखते हैं क्या होगा। सो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस n x n माइनस 1 माइनस n इंटू 1 माइनस x पावर n माइनस 1 विद प्लस साइन। इसके 2 रूट्स होने चाहिए। सो देयर शुड एग्जिस्ट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई दिस। लेट्स सी, इसको 0 करते हैं। दिस इज 0, सो n x n minus 1 is equal to n 1 minus x power n minus 1। ये कैंसिल हो गया, दिस गॉट कैंसिल। अब ये बराबर ये कब कब हो सकता है? अच्छा यहां पर एक चीज देखो, x 0 नहीं है, x 0 नहीं है बिकॉज 0 पे ऑलरेडी q ऑफ 0 0 है। ठीक है, x 0 नहीं है, वैसे भी यहां पे दिखाई दे रहा है x 0 नहीं है, x is not 0 because if you put x as 0 यहां पे 0 बनेगा, यहां बनेगा, x is not 0। so what I can do is since x is not 0 मैं x से डिवाइड कर सकता हूं, I can always divide this। so जैसे मैं x to the power n minus 1 डिवाइड करता हूं 1 minus x by x पावर n minus 1 is equal to 0। तो मैं ये कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि यार इसके 2 वैल्यूज ऑफ x नहीं आएंगे, क्योंकि रूल से 2 वैल्यूज आनी चाहिए। अगर 3 रूट्स हैं तो रूल से 2 वैल्यूज आनी चाहिए। इससे मैं कॉन्ट्रडिक्शन ये करके दिखाऊंगा, इससे 2 वैल्यूज नहीं आएंगी। लेट्स सी, किसी नंबर की पावर 0 x 0 है, सॉरी 0 नहीं 1 है, something power something is 1। so there are 2 possibilities which in which this can happen। so one case is जो पावर है that is 0, that means n is equal to 1।
बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n 2 से बड़ा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म होगी। समथिंग की पावर समथिंग 1 है, तो बोल सकता हूँ कि अंदर वाली वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज। -1 में 1 कब आएगा? जब ये वाली पार्ट इवन होगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स द अदर वे दिस कैन हैपन इज 1 माइनस एक्स बाय एक्स इज प्लस -1, 1 माइनस एक्स इज प्लस माइनस एक्स। सो या तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू एक्स है, या फिर 1 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स है। 1 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज माइनस एक्स। ये हो नहीं सकता बिकॉज ऐसा रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब 1 माइनस एक्स एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हाफ हो गया। इसका मतलब कहने का ये है कि दिस इज द ओनली वैल्यू, दिस इज द ओनली वैल्यू जहां पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, which is a contradiction. So we say this is the only value which is a contradiction. ऐसा हो नहीं सकता है, this cannot happen, this is not possible. So since this is the contradiction, hence we say that it cannot have 3 roots or more. ठीक है, सिंपल चीज देखो ना, f dash q dash is equal to 0 का एक ही रूट आ रहा है, q n dash is equal to 0 का एक ही रूट आ रहा है, हाफ, जो कि 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब उसके ऊपर वाले में 2 ही रूट्स होंगे, बिकॉज अगर ऊपर वाले में 3 रूट्स होते हैं, 4 रूट्स होते हैं, तो उसके डेरिवेटिव में n-1। if qx is equal to 0 has n roots, then q dash x is equal to 0 has n-1 roots. This is direct application of Rolle's theorem. So उसका उल्टा भी ट्रू है, तो q dash का एक ही वैल्यू है, इसका मतलब उसकी ऊपर वाले पे मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, एंड जो है राइट। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन से हमने प्रूव कर दिया कि यार इसके 2 ही रूट्स होंगे, इसके अलावा कोई और रूट नहीं होगा, एंड वी आर डन। तो तुम्हें एग्जैक्टली इस तरीके से ही लिखना है। तो पहले तुम्हें जस्टिफाई करना है कि 0 1 एक्चुअली रूट्स हैं, हो गया, इसके 1 या 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद तुम्हें जस्टिफाई करना है कि 0 1 के अलावा और कोई रूट क्यों नहीं है, यूजिंग दिस कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव राइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ISI के पेपर में, 2026 के पेपर में, इट इज गोइंग टू बी ऑल द मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज वेटेज इंक्रीज हो चुका है, एंड दिस इज अ गुड थिंग। 2014 का क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। लेट f and g be two decreasing twice differentiable functions, sorry, two non-decreasing twice differentiable, twice मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएबल पॉसिबल है। Define on an interval a to b such that for all x belonging to a to b, f double dash x is g of x and g double dash x is equal to fx. Suppose also that fx into g of x is a linear in x on a and b. तो fx into gx का फंक्शन है ना, एक लीनियर फंक्शन है x में, a से b के इंटरवल में। Show that we must have fx is equal to gx is equal to 0. fx gx 0 होना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि यार देखो, हमारे दिमाग के अंदर ना एक परसेप्शन है, बना हुआ है कि 10 नंबर का प्रॉब्लम है तो लंबा ही होना चाहिए, ठीक है, हमें थॉट लगाना पड़ेगा, फिर लंबा सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स व्हिच हैव कम इन यूजीबी रिसेंटली आल्सो, चलो ये तो 10 साल पहले का प्रॉब्लम है, रिसेंटली आल्सो वेयर व्हिच कुड बी डन इन 2 लाइंस 3 लाइंस, राइट। सो ऐसा मत सोचो कि 10 नंबर का प्रॉब्लम है, मैं कैसे 1 लाइन में 2 लाइन में लिख दूंगा, ठीक है, ये स्कूल नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा थॉट प्रोसेस ना चेक हो रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम 3 लाइनों के अंदर जस्टिफाई कर रहे हो, तो 3 लाइन आर गुड इनफ, इससे अलावा तुम्हें कुछ करना नहीं है। ऑल्दो दिस क्वेश्चन वाज, दिस प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल। यहां से शुरू करते हैं। fx into gx इज लीनियर इन x, सो fx into gx को ना एक पॉलिनोमियल मानते हैं p of x। p of x is fx into g of x, let this is equal to ax plus b, ठीक है, लीनियर है ना, ax plus b। अब यहाँ पर देखो ट्वाइस, देखो हिंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्या हिंट दिया हुआ है, f डबल डैश x का वैल्यू gx है, g डबल x का वैल्यू fx है। तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मुझे 2 बार डिफरेंशिएट तो मिनिमम करना है, आई हैव टू मिनिमम डिफरेंशिएटेड 2 टाइम्स, उससे कुछ बनना चाहिए। लेट्स सी, सो p डैश x निकालते हैं पहले। सो p डैश x ये हो जाएगा f इंटू जी डैश प्लस f डैश इंटू जी, एंड दिस इज a, ठीक है, ये चीज बन गई f g डैश प्लस f डैश g इज a, ये p डैश x। एक और बार डिफरेंशिएट किया, यहां पर क्या है, f इंटू जी डबल डैश
प्लस एफ डैश इंटू जी डैश प्लस एफ डबल डैश इंटू जी प्लस एफ डैश इंटू जी डैश, दिस इज ऑल्सो जीरो, ये जीरो बन जाएगा। जैसे ये वेरिएबल्स खत्म हुए तो यहां से देते हैं, यहां से कुछ बन रहा है, सो एफ इंटू जी डबल डैश का वैल्यू एफ है, तो ये जो चीज है ना ये एफ स्क्वायर बन गई, एफ स्क्वायर एक्स। सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जी है, तो ये चीज जी स्क्वायर बन गई, जी स्क्वायर एक्स। 2f dash x g dash x is equal to 0. So f square x plus g square x plus 2 f dash x into g dash x is equal to 0. ये बन गया, ठीक है। अब चाहो, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जिन बच्चों को दिख रहा है वो यहां पे देखना शुरू हो जाना चाहिए। f स्क्वायर, f का स्क्वायर, कैन आई से दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, this part is non-negative, this part is non-negative, this part is non-negative, so we can say that left hand side consists of three expressions, all of which are non-negative, while RHS is 0. So left hand side consists of sum of three expressions and all of them are non-negatives. Negative nahi hai. Can be 0, can be positive. But right hand side is 0. So can I say this is possible? This is possible only when all the terms individually are 0. सारे की सारी टर्म्स इंडिविजुअल लेवल पे 0 हो। इसका मतलब f square x is 0, g square x is 0, also f dash x into g dash x is also 0. So this implies fx is equal to g of x is equal to 0, hence proved. Done. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन था, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। एंड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, रिसेंटली भी आए हुए हैं, रिसेंट 2-3 सालों के अंदर अगर तुम कुछ क्वेश्चन देखोगे तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल पे है, तो 2 से 3 लाइंस के अंदर वो पूरा का पूरा सोल्यूशन दिया जाता है। तो एक मिसकंसेप्शन है, यानी ये मिसकंसेप्शन स्कूल्स के द्वारा पैदा होती है कि यार इफ देयर इज अ 10 मार्क प्रॉब्लम तो हमें वी हैव टू राइट अ बिगर सोल्यूशन फॉर दैट। इट इज नॉट दैट, in fact they will be more impressed, so if you find a more elegant solution they will be more impressed. In fact CMI के पेपर में तो ऑफिशियली लिखा होता है ये that if you are able to provide elegant solutions you will be getting more marks, right? So for that question I hope this is clear. But again guys, दो तरह के बच्चे होते हैं, तो one is who are going to solve this problem and move off. There are going to be second kind of students who are going to see is there anything else that we can do, चाहे वो alternate solutions की बात हो, चाहे वो इसके बाद, चलो यहाँ पे आ गया, अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करके देखो एक बार, इसको 3 बार और डिफरेंशिएट करोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस बनेंगे, राइट? सो ट्राई टू डू दैट ऑन योर ओन एंड यू विल बी एबल टू फाइंड अमेजिंग एक्सप्रेशंस. सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 3 more times and you will be able to surprise to find some amazing expressions related to and more information related to fg and f dash and g dash. Okay, so try to do that, okay, and put your observation in the comment section. Let's move on to another question in 2024 which was asked. It was on differentiability. The question says let f is a function from R to R be a function which is differentiable at 0. Function differentiable at 0 पे. Define another function g from R to R as follows. G of x is fx sine 1 by x if x is not 0 and 0 if x is equal to 0. Suppose that g of x is also differentiable at 0. G is also differentiable at 0. क्या क्या information दी हुई है पहले देखते हैं. f is differentiable at 0. This is information number 1. f 0 पे डिफरेंशिएबल है, क्या वैल्यू है पता नहीं है, बट f 0 पे डिफरेंशिएबल है. दूसरी इंफॉर्मेशन g का एक्सप्रेशन पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है, जब 0 नहीं है तो क्या है, 0 है तो क्या है, और g इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन f. g इज आल्सो, तीसरी इंफॉर्मेशन g इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट 0. नाउ एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो होता क्या है कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है तो वी गेट लॉस्ट, ठीक है, हमें समझ नहीं आता, और हम कभी कभी ऐसा होता है कि इवन आफ्टर अप्लाइंग अ करेक्ट अप्रोच वी आर लॉस्ट.
हमें समझ नहीं आता कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिस कर चुके होते हैं, राइट? सो व्हेनेवर यू रीड अ क्वेश्चन लाइक दिस, पर्टिकुलरली इन अ सब्जेक्टिव एग्जाम लाइक आईएएस, तुम्हारे हाथ पे पेपर होगा, तो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना उनको अंडरलाइन कर लिया करो. लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर. सो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 मार्क कर लो, दिस इज इन्फॉर्मेशन नंबर 2, दिस इज इन्फॉर्मेशन नंबर 3. ये 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है. एफ इज डिफरेंशिएबल, जी ऐसे डिफाइन किया हुआ है, एंड जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट 0. हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि जी डैश 0, एफ डैश 0, एफ 0, जी 0, ये सारी वैल्यूज 0 है. ये सारी वैल्यूज 0 है. दिस इज व्हाट वी नीड टू शो. To show that 4 of these things are 0. So let's try to approach. तो कहां से शुरू करें? 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास, ठीक है. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जब पीस वाइज इंफॉर्मेशन होती है, एंड यहां पे देखो कि साइन 1/x है, 1/x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0. तो इस केस के अंदर ना नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हमेशा रिजल्ट्स गलत आते हैं यूजुअली. इसमें हमेशा जो यूज होना चाहिए, तो मैं करना चाहिए इस फर्स्ट प्रिंसिपल. So let's talk about all the information that we have. and देखते हैं क्या. पहली चीज है कि f is differentiable at 0. ठीक है, f is differentiable at 0, इसका मतलब f dash of 0 एग्जिस्ट करता है. अच्छा, f dash is 0 का वो क्या हुआ? f dash of 0 लिमिट h approaches 0, f of h minus f of 0 upon h minus 0. ठीक है, तो ये f dash of 0. आई होप दिस इज क्लियर. g of 0 is also differentiable. G is also differentiable at 0. So g dash of 0 is limit h approaches 0, g of h minus g of 0 upon h minus 0. h minus 0. एंड इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके लिखे, h approaches 0, g of h कितना हो जाएगा? f of h sin 1/h minus g of 0 तो 0 है upon h. So since f is differentiable, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है. So both of these limits exist. इंफॉर्मेशन नंबर 3 से ये आ गया, 1 से ये आ गया. 2 से देखते हैं क्या हो रहा है. 2 है ये फंक्शन डिफाइन है. अच्छा, अब चलते हैं क्या हमें प्रूफ करना है. तो मैंने इंफॉर्मेशन नंबर 1 से ये डिराइव कर लिया, इंफॉर्मेशन नंबर 3 से ये डिराइव कर लिया. इसको यूज करना होगा बाद में कर लेंगे, बट लिख लिया. ठीक है, किस तरीके से यूज होगा, कैसे यूज होगा पता नहीं, बट लिख लिया अभी मैंने. इंफॉर्मेशन नंबर 2 इज जी इज पीस वाइज डिफाइंड. अच्छा, अब आते हैं क्या हमें प्रूफ करना है. ये 4 चीजें हमें प्रूफ करनी है. जी डैश ऑफ 0, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, f0 g of 0 भी 0. अच्छा, g of 0 तो 0 वैसे दिया हुआ है, ये तो गिवन ही है. तो अल्टीमेटली 4 में से 3 चीजें ही प्रूफ करनी है मुझे. g of 0 तो 0 दिया, ठीक है, g of 0 0 दिया हुआ है. तो यहां से देखते हैं g of 0 इज ऑलरेडी 0 एंड g इज डिफरेंशिएबल. g इज डिफरेंशिएबल एट 0. अगर g 0 पे डिफरेंशिएबल है, कहने से g इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 आल्सो. g of x is continuous at x is equal to 0 because differentiability implies continuity. ठीक है, सो अगर g डिफरेंशिएबल है तो g कंटिन्यूअस भी है. g कंटिन्यूअस है, 0 पे वाले 0 है, तो कहना है लिमिट ऑफ 0 भी 0 है. इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0, g of x का वैल्यू 0 होना चाहिए. यहां से देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आएगी. so यहां से क्या इंफॉर्मेशन आएगी. सो लिमिट x approaches 0, fx sin 1/x is 0. ये है. अच्छा, ये जो चीज है sin 1/x, 1/x जो है ना, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है कि 0 के राइट साइड पे ये इंफिनिटी को जा रहा है, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, एंड sin 1/x -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा. अगर सिर्फ sin 1/x होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती. ठीक है, अगर सिर्फ sin 1/x होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बट सिंस एक साथ में फंक्शन जुड़ा हुआ जिसमें से लिमिट इसकी फाइनाइट हो रही है, वो भी 0 हो रही है, इसका मतलब, एंड ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, तो दिस इंप्लाइज, सो सिंस, मैं अब लिखता हूं कि लिखना कैसे, सिंस sin 1/x is oscillating between -1 to 1 and limit fx into sin 1/x is 0. इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब fx का लिमिट 0 पे 0 होगा. सो दिस implies लिमिट x approaches 0, fx is equal to 0.
लिमिट x अप्रोचेस जीरो, fx का वैल्यू जीरो होगा, तभी ये लिमिट जीरो हो सकती है। तो उसके देखो ना, अगर ये लिमिट fx वाली लिमिट कुछ और होती, जीरो के अलावा फाइनाइट होती, k होती, सो k इनटू समथिंग व्हिच इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, तो यार ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो दिस हैज टू बी जीरो, ओनली देन द लिमिट विल बी जीरो, अदरवाइज दिस लिमिट विल नेवर बी डिफाइंड, राइट। सो fx का वैल्यू x fx के लिमिट एट जीरो जीरो है। सिंस fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब fx इज कंटीन्यूअस आल्सो। So this implies since fx is continuous at x is equal to 0, इसका मतलब f of 0 0 है by continuity। f of 0 का वैल्यू 0 है, 0 पे वैल्यू 0 है बिकॉज तभी कंटिन्यूस होगा ना, लिमिटिंग वाले 0 पे 0 है, fx कंटिन्यूस भी है, तो f of 0 का वैल्यू 0 भी होगा। तो हमने ये दोनों चीजें प्रूव कर दी है। So prove that f of 0 will be 0, g of 0 is also 0, तो गिवन ही था, f of 0 0 दिया हुआ है। अब ये दोनों हाथी बचे हुए हैं, ये और ये। अच्छा, f of 0 0 हुआ, तो यहां से ये हमें समझ में आ गया, लिमिट h अप्रोचेस 0, f of h by h ये है, f dash of 0 ये है, एंड g dash of 0 ये है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यूज 0 है, ये दोनों वैल्यू 0 है, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। अच्छा, ये मुझे पता है कि f dash of 0, सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती है, दिस एग्जिस्ट, दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, सो मैं अगली शीट पे हो जाता हूं। सो f dash of 0 हम यहां पे पहुंचा दिए कि लिमिट h अप्रोचेस 0, f of h by h, and g dash of h is, sorry, g dash of 0 is limit h approaches 0, fh sin 1 by h by h, fh by h, fh sin 1 by h by h। ठीक है जी, ये दोनों चीजें आ गई हैं। हमें दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये पता है कि ये दोनों फंक्शंस, ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज तभी f dash 0, g dash 0 डिफरेंशिएबल होंगे 0 पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। लेट्स से दिस इज k विच इज नॉट 0। मान लेते हैं कि fh by h जो है एट 0, ये लिमिट k है एंड k 0 नहीं है। हमें तो ये प्रूव करना है कि ये 0 है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज 0, ये लिमिट 0 है। मान लेते हैं 0 नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन, ये 0 नहीं है, k है विच इज नॉट 0। ठीक है, यहां देखते हैं क्या होगा। g dash of 0 एग्जिस्ट करता है, तो कहना से लिमिट h अप्रोचेस 0, इसको एक तरीका डिवाइड करने का जो है वो ये है। सो दिस इज f of h by h into sin 1 by h, fh by h sin 1 by h। इसको ऐसा कर नहीं सकते हैं अनलेस ये लिमिट 0 है। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नॉट डिफाइंड, sin 1 by h इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, sin 1 by h जो है वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन -1 to 1 इनटू दिस लिमिट। सिंस दिस इज अ फाइनाइट लिमिट, since g dash of 0 exists and is finite, since g dash x exist कर रहा है और finite भी है, कैसे this can only happen, अगर ये k है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, लिमिट h approaches 0 into k into sin 1 by h, which is clearly not defined or does not exist। इसका लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर ये लिमिट k है विच इज नॉट 0, then दिस लिमिट इज नेवर गोइंग टू एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज sin 1 by h वाला जो फंक्शन है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है 0 पे। सो दैट मीन्स वॉट एवर अजम्पशन दैट वी टुक इज रॉन्ग। सो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज सिंस दिस exists and is finite, this implies our assumption is wrong, our assumption is wrong। हमारा जो assumption था क्या था, ये कि ये k है, 0 नहीं है, this is wrong, so this implies k has to be 0, and if k is 0, f dash of 0 is 0, f dash of 0 का 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 है,
एंड इफ दिस इज जीरो तो यहां से ये भी आके दिस इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो टू समथिंग विच इज फाइनाइट, -1 to 1 के बीच में नहीं करेगा, जीरो टू समथिंग फाइनाइट वैल्यू ऑलवेज टेंड्स टू जीरो, सो हेंस g dash of 0 is also 0. This implies g dash of 0 is equal to 0 as well. Hence we have been able to prove all the four things. ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। सारे के सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े हैं, बट एवरीवेयर वो तीन चीजें स्टार्टिंग में जो बताई थी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इनसे सारे क्वेश्चंस यूजीबी के तुम्हारे हो जाएंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के। ओके, लेट्स लुक एट दिस। हालांकि ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, बट सिंस लास्ट में लिमिट पूछा हो तो हमने इसको डाल दिया। ठीक है, हालांकि ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। लेट a0, a1, a2 अप टू a19 बिलोंग्स टू रियल, 21 का यूजीबी का प्रॉब्लम है, एंड p of x इज x पावर 20 प्लस सिग्मा ai xi। सो p of x को कैसे डिफाइन किया हुआ है? सो p of x इज x to the power 20 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब a19x19। सो x20 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a19x19, ये हमने पॉलिनोमियल डिफाइन किया। क्या दिया हुआ है? p of x इज इक्वल टू p of minus x, p of x p of minus x के बराबर है, एंड p of k इज इक्वल टू k स्क्वायर फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू 0 to 9, 0 1 2 3 4 अप टू 9, ये ट्रू है। इसका क्या मतलब है? मोटा मोटा ये बोल रहा है कि p of 1 is 1 square, p of 2 is 2 square, p of 3 is 3 square, and so on up to p of 9 is also 9 square. अच्छा, यहां पे ये भी भर देते हैं, सिंस p of x is equal to p of minus x, तो बोल सकते हैं कि p of minus 1 भी 1 स्क्वायर है, p of minus 2 भी 2 स्क्वायर है, p of minus 3 भी 3 स्क्वायर है, अप टू p of minus 9 भी 9 स्क्वायर है। ठीक है जी, तो मुझे लिमिट निकालना है, तो अल्टीमेटली p of x निकालना है, p of x निकल गया तो px by sin square x अल्टीमेटली लिमिट निकल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा यूज क्या करते हैं? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? इस तरह का जब मेरे को ऑलरेडी ये मिल गया, पैटर्न मिल गया, तो एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट g of x इज इक्वल टू p of x माइनस x स्क्वायर। लेट g of x इज इक्वल टू p of x माइनस x स्क्वायर। जैसे ही मैं ये फंक्शन डिफाइन करता हूं ना, हमेशा एक आदत डाल दो यार, आदत डाल दो। यहां पे दो चीजों को तुम्हें डिफाइन करना है, एक इसकी डिग्री कितनी होगी, सेकेंड उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा। इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ये दो चीजें बाद में काम आती हैं। सो p of x माइनस x स्क्वायर, p of x ये है, इसमें से x स्क्वायर हटाएंगे तो बोल सकते हैं कि डिग्री जो होगी वो 20 ही रहेगी, इस वाली टर्म को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लीडिंग कोएफिशिएंट अगेन x20 का कोएफिशिएंट 1 है, वो 1 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एंड अच्छे क्वेश्चन के अंदर ये है कि या तो ये मिसिंग होगा या मिसिंग होगा, इसमें कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली यूज हो रहा है, बट इन गुड प्रॉब्लम्स ईदर दिस विल बी मिसिंग और दिस विल बी मिसिंग, एंड वी हैव टू वर्क टू फाइंड वन ऑफ दीज टू या बोथ ऑफ दीज टू। ठीक है, वो और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली दिया तो अच्छी बात है, कर लेते हैं। तो बोल सकते हैं कि यार g of x is p of x minus x स्क्वायर, तो g of 1 का वैल्यू 0 होगा, बिकॉज p of 1 माइनस 1 स्क्वायर 0 है, g of माइनस 1 भी 0 होगा, g of 2 0 है, g of माइनस 2 भी 0 है, g of 3 0 है, g of माइनस 3 भी 0 है। इसका मतलब इसका कांस्टेंट लिख देते हैं पहले, एक फैक्टर है x प्लस 1, एक फैक्टर होगा x माइनस 1, एक फैक्टर होगा x प्लस 2, एक फैक्टर होगा x माइनस 2, लास्ट में x प्लस 9, x माइनस 9, x माइनस 9। अच्छा, एक फैक्टर 0 होगा, x माइनस 0, x प्लस 0, x माइनस 0, x प्लस 0। ठीक है, तो ये कितने फैक्टर्स बन गए? तो बोल सकते हैं कि ये 20 फैक्टर्स बन गए, दो। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 9 एंड 0 0। सो ये ऑलरेडी 10 फैक्टर्स 20 फैक्टर्स बन चुके हैं। और कितने डिग्री का क्वेश्चन था? 20 डिग्री था, तो 20 फैक्टर्स ही चाहिए था, 20 फैक्टर्स ऑलरेडी मिल गए मुझे। ठीक है, द ओनली थिंग नाउ टू लेट टू एक्सप्लोर इज k कितना होगा। अब k कैसे निकाल सकते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट से।
यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आएगा, मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, x पावर 20 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, और यहाँ पे x पावर 20 का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इसका मतलब k हैज टू बी 1। ठीक है, जैसे मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर, इफ दिस इज अ गुड प्रॉब्लम व्हिच कम्स इन जेईई एडवांस और मे बी आईएसआई, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, तो यहां पर इन दोनों में से किसी एक चीज को निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, सिंपल है, यहां पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। सो k हैज टू बी 1। इसका मतलब p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, इन दोनों को कमेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। सो p ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये p ऑफ x आ गया। p ऑफ x आ गया तो बचे नहीं कुछ क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। तो ये वाला पार्ट तो 1 है, लिमिट x अप्रोचेस 0 पे। यहां पर ये वाला पार्ट जिसकी वजह से 0 नीचे प्रॉब्लम थी वो अब्सॉर्ब हो गया, बाकियों में x को 0 पुट कर दो तो माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर टू माइनस 9 स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, या फिर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अप टू माइनस 9 मल्टीप्लीकेशन में होल स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर। सो बोल सकते हैं ये जो पार्ट है दिस इज माइनस 9 फैक्टोरियल होल स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, सो 1 माइनस 9 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसका सही आंसर कितना है, 1 माइनस 9 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस वाज 2021 यूजीवी। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, हालांकि इसके अंदर लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लास्ट में लिमिट वाला पोर्शन यूज हुआ है, तो दिस इज मोर ऑफ फैक्टर थ्योरम प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम काफी अच्छा है, ये आया है 2010 के अंदर। 2010 के अंदर ना पहले ऐसा तो सिलेबस डिफाइन नहीं होता था, बट एक चीज होती है एप्सिलॉन डेल्टा, लिमिट की डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा। So that definition normally we don't teach to our students जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बहुत कम बच्चों को उस डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, बिकॉज एक्चुअली में ये जब तुम आईआईटी में जाते हो या फिर फर्स्ट ईयर आईएसआई के अंदर जाते हो तो वहां पर तुम्हें फर्स्ट ईयर के अंदर ये डेफिनेशन बताई जाती है लिमिट्स की, ऑल्टरनेट डेफिनेशन दैट इज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो ये जो प्रॉब्लम था 2010 का, ये एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर था, बट सिंस रिसेंट ईयर्स के अंदर एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए हुए, तो इसको बिना एप्सिलॉन डेल्टा के हम करने की कोशिश करेंगे। So question रखते हैं क्या, a real valued function is defined on the interval -1 to 0। 2010 का प्रॉब्लम है। A point x naught is said to be a fixed point of f if f of x naught is equal to x naught। तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन बता दें कि अगर f of x naught है तो x naught को फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है, बता दी उसने। Suppose that fx is differentiable such that f of 0 is 0। मैं हट जाता हूं so that you are able to read the question entirely। f is differentiable function such that f of 0 is positive, f of 1 is 1। Show that if f dash of 1 is 1, f dash of 1 is greater than 1, then f has a fixed point in the interval 0 to 1। fx का एक फिक्स पॉइंट है 0 से 1 के बीच में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहली चीज डिफाइंड है -1 से 2 के बीच में, प्रूफ करना है 0 से 1, तो 0 से 1 इसका सबसेट ही है, 0 to 1 इज द सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। ओके, फिक्स पॉइंट को डिफाइन किया हुआ f ऑफ x नॉट, अगर x नॉट है तो फिर फिक्स पॉइंट होता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो अगेन व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, सो इंफॉर्मेशन नंबर 1 डिफरेंशिएबल फंक्शन, इंफॉर्मेशन नंबर 2 f ऑफ 0 0 से बड़ा है, इंफॉर्मेशन नंबर 3, इंफॉर्मेशन नंबर 4 ये भी एज्यूम करना है कि f डैश ऑफ 1 1 से बड़ा है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। इंफॉर्मेशन नंबर 4, देन f हैज अ फिक्स पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 1, 0 से 1 के बीच में उसका फिक्स पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। या सोचते हैं निकालना क्या है, निकालना क्या है, हमें यह प्रूव करना है कि 0 से 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा सच दैट f ऑफ x नॉट इज इक्वल x नॉट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि g ऑफ t देयर एग्जिस्ट सम t और सम k belonging to 0 to 1 such that g of k is equal to k। कोई ना कोई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना 0 से 1 के बीच में फिक्स पॉइंट होगा,
फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर होना चाहिए. एफ एज अ फिक्स पॉइंट, सॉरी, एफ ऑफ के इज इक्वल टू के. एफ ऑफ के इज इक्वल टू के. एफ एज अ फिक्स पॉइंट, तो ऐसा कोई ना कोई फिक्स पॉइंट 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. So there exists some k belonging to 0, 1 such that f of k is equal to 8. This is to be proven, to prove. To prove. To prove को alternately किस तरीके से सोचा जा सकता है? इसको ऐसे सोचा जाता है. This means both ways. That fx minus x is equal to 0 has at least one root in 0 to 1. fx minus x is equal to 0 has at least one root between 0 to 1. एक ही बात है. इसका अगर एक रूट 0 से 1 के बीच में अकर करता है, वी आर डन. वी आर डन. वही तो प्रूव करना कि x का अगर कोई रूट एग्जिस्ट करता है, वही रूट फिक्स पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज वही डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट है. ठीक है, तो यहां से उठाते हैं. लेट अस डिफाइन g of x is equal to fx minus x. fx minus x. ठीक है, f डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब g इज डिफरेंशिएबल. g इज डिफरेंशिएबल. अच्छा, 0 1 पे क्या हो रहा है वो चेक कर लेते हैं. व्हाट इज g ऑफ 0? g ऑफ 0 इज f ऑफ 0 माइनस 0. f ऑफ 0 दिया हुआ है पॉजिटिव माइनस 0, सो दिस इज ग्रेटर देन 0. सो g ऑफ 0 के बारे में ओनली इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इज g ऑफ 0 इज पॉजिटिव. f of 0 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो g of 0 is positive. What about g of 1? g of 1 is f of 1 minus 1. f of 1 is 1, so this is 0. ठीक है, हालांकि ग्राफिकल सॉल्यूशन से कभी भी मार्क्स नहीं मिलते हैं तुम्हें, बट ग्राफ तुम्हें ना अप्रोक्सीमेटली रफ में बनाना चाहिए. सो दिस इज द रफ वर्क व्हिच आई एम डूइंग. रफ, ठीक है, यहां तो साइड में रफ लिख लो. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. या फिर पीछे कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर में लास्ट पेज पे रफ बना के देखो हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग है. सो दिस इज 0, दिस इज 1. हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसका? g ऑफ x का. g ऑफ 0 पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव है, g ऑफ 1 1 है. ठीक है, तो यहां से यहां जा रहा है g ऑफ x डिफरेंशिएबल भी है तो कंटीन्यूअस भी होगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अच्छा, और क्या दिया हुआ है? सो ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, ये इन्फॉर्मेशन हमें पेंडिंग है. f डैश ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 1 इज पेंडिंग. तो मैं क्या करता हूं, इसको यूज करने के लिए g डैश x निकाल लेता हूं. g dash of x is f dash of x minus 1. So g dash of 1 is f dash of 1 minus 1. f dash of 1 1 से बड़ा है, f dash 1 से बड़ा है, so this is greater than 0. इसका मतलब g is increasing at x is equal to 1 पे इंक्रीज हो रहा है, 1 पे इंक्रीज हो रहा है. 1 पे वैल्यू 0, 1 पे इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे को वैसे तो दिखाई दे गया, वैसे तो दिखाई दे गया कि भाई ऐसे करके कुछ ऐसे जा रहा होगा. 1 पे इंक्रीजिंग है तो 1 पे स्लोप पॉजिटिव है, तो भाई पहले से कुछ कट किया होगा तभी तो नीचे से ऊपर आएगा तो इंक्रीजिंग बनेगा. एंड अगर ऐसा है तो g ऑफ x का 0, gx का एक रूट आ गया. मतलब ये है ना, दिस इज g ऑफ x. हमें प्रूव क्या करना है? g ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1. तो g का रूट आ गया 0 से 1 के बीच में, ये प्रूव करना है. बट अगेन ये जो सोल्यूशन है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ये तो तुम्हारी वो है, इमेजिनेशन है कि यार 0 पे 0 है, 1 पे भी सॉरी 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, 1 पे वैल्यू 0 है, एंड 1 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ऐसे ही होगा. बट क्यों ऐसे होगा? कहां है मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन की ऐसे ही होगा? सो दिस इज व्हाट वी कॉल मैथमेटिक्स. इसको तुम्हें जस्टिफाई करना है मैथमेटिकली. ठीक है, ये मैथमेटिकली में जस्टिफाई करना है कि ऐसा ही होगा. यू हैव टू जस्टिफाई दिस मैथमेटिकली. बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये सोल्यूशन ठीक तो है कि 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, 1 पे वैल्यू हमने ड्रॉ कर दी. भाई तुमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, क्या पता ग्राफ ऐसा हो ही ना, क्या पता ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, ऐसे कुछ ऐसे जा रहा हो, ऐसे ऐसे जा रहा हो, क्या पता ऐसा हो, तुम्हें क्या पता ऐसे ही है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस जस्टिफिकेशन की ग्राफ ऐसा होगा गलत है, बिकॉज ग्राफ ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल फेक सॉल्विंग. बच्चों को लगता है कि यार सर यहाँ पे आके हमें सॉल्व कर लिया, बट इट इज नॉट अ सॉल्व. इस पे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ नंबर्स कटेंगे तुम्हारे. ठीक है, यू कैन नॉट राइट दिस कि ऐसा है, सबको दिख रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई जेई एडवांस में अल्टीमेटली द फाइनल आंसर्स मैटर्स. फाइनल आंसर मैटर करता है, एंड
हल्का फुल्का भी तुम लॉजिक लगाते हो ग्राफिकली, यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बट अगेन हियर दे आर एक्चुअली लुकिंग एट हाउ वेल यू आर एबल टू राइट एंड जस्टिफाई दिस थिंग। तो ये चीज जस्टिफाई करनी बहुत जरूरी है कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द जस्टिफिकेशन। इसका जस्टिफिकेशन को उठा दें। अब जस्टिफिकेशन में हमारा क्या चीज रह गया है, व्हाट इज पेंडिंग? हमें ये शो करना है कि यहां पर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इट इज गोइंग टू हैपन दिस वे ओनली। सो हाउ डू वी डू दिस? एफ डैश ऑफ वन ग्रेटर देन वन, इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। एफ डैश ऑफ वन यूज तो कर लिया मैंने, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस वन, f of x माइनस f of वन अपॉन x माइनस वन, ये f डैश ऑफ वन है, दिस इज f डैश ऑफ वन। ये बोल सकता हूं वन से बड़ा है, ये वन से बड़ा है। x को पुट कर देते हैं, सिंस वी आर लुकिंग एट, हम कहां पर ये जस्टिफाई करना चाहते हैं, वन से पिछली साइड पे। सो लेट x इज इक्वल टू वन माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू जीरो, पॉजिटिव, ठीक है। मैं ऑलरेडी डिफाइन कर रहा हूं, x वन माइनस h है, मैं इस तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ देख रहा हूं, आई एम टू लुकिंग एट द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको लेफ्ट माइनस कर दो जाए, लिमिट x अप्रोचेस वन माइनस f of x माइनस f of वन अपॉन x माइनस वन, सिंस डिफरेंशिएबल है, वन से बड़ा होगा, x को वन माइनस h। सो लिमिट h अप्रोचेस जीरो, f of वन माइनस h, मैं यहां पे स्पेस है क्या मेरे पास, ओके, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, ठीक है। हमें यह दिया हुआ कि f डैश ऑफ वन का वैल्यू वन से बड़ा है, इसको मैंने नॉर्मली यूज कर लिया, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। सो f डैश ऑफ वन कितना है, लिमिट h अप्रोचेस जीरो, f ऑफ, यहां लिमिट x अप्रोचेस वन से शुरू करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस वन, f ऑफ x माइनस f ऑफ वन अपॉन x माइनस वन माइनस, ठीक है। मेरे को जस्टिफाई क्या करना है, वन के लेफ्ट साइड के अंदर मुझे चीजें देखनी है। मैं चाह रहा हूं कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि g ऑफ x का ग्राफ ऐसा ही होगा, यहां पे वन है, जीरो है, जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव है, सिंस वन पे फंक्शन इंक्रीजिंग था तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं कि ये मैं प्रूव कर दूं कि ये पीछे जीरो आएगा ही आएगा कभी कभी। तो मैं सिंस वन के लेफ्ट साइड पे कंसीडर कर रहा हूं, तो लेट x इज इक्वल टू वन माइनस h, वेयर h इज जीरो पॉजिटिव। इसी इसको लिख सकते हैं, f डैश ऑफ वन इज लिमिट h अप्रोचेस जीरो, f ऑफ वन माइनस h माइनस f ऑफ वन, क्लियरली f ऑफ वन जो था ना बच्चों वो जीरो, f ऑफ वन जीरो था, अपॉन वन माइनस h माइनस वन, तो माइनस h हो गया। दिस इज ग्रेटर देन वन दिया हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन वन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ गाइस, अगर मैं बोलूं कि यार x h अगर सब्सटेंशियली लार्ज कर दें, फॉर अ सब्सटेंशियली लार्ज h, बोल सकते हैं कि f ऑफ वन माइनस h इज लेस देन माइनस h, उधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। f ऑफ वन का वैल्यू कितना दिया हो रहा है, f ऑफ वन वाज वन, सॉरी, f ऑफ वन वाज वन, ठीक है। हाँ, मैं भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको हटा देते हैं, ओके ओके। f ऑफ वन वन दिया हो रहा है, माइनस वन इज लेस देन माइनस h, f ऑफ वन माइनस h इज लेस देन वन माइनस h, f ऑफ वन माइनस h इज लेस देन वन माइनस h, ठीक है। अगर मैं वन माइनस h को लेट से t बोल देता हूं, तो इसका मतलब मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि f ऑफ t इज लेस देन t, सो देयर एग्जिस्ट अ t, there exists a t which lies between which there exists a t which is less than 1 such that f of t is less than t, f of t का वैल्यू t से कम है, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं कि ऐसा कोई ना कोई t होगा, ठीक है, वन से पहले ऐसा कोई ना कोई, वन माइनस h इज लेस देन वन माइनस h, सो देयर विल डेफिनेटली एग्जिस्ट सम t such that f of t is less than t where t is less than 1, तो f ऑफ t से छोटा किसी ना किसी पॉइंट पे है, ये मैंने प्रूफ कर दिया इससे, ठीक है। ये ना h टेंडिंग टू जीरो है
मैं बोला अगर t 0 h 0 को 10 नहीं करा, सब्सटेंशियली लार्ज है, तब भी दिस शुड बी 2, या फिर मान लेते हैं कि उसी 1 के नेबरहुड पे मान लेते हैं, चलो ठीक है, सब्सटेंशियली स्मॉल छोड़ो, इन द नेबरहुड ऑफ 1, इन द नेबरहुड of 1. So in the neighborhood of 1, there exists h such that f of 1 minus h minus 1 is less than minus h and f of 1 minus h is less than 1 minus h. ऐसा exist करेगा. 1 minus h को मैंने t मान लिया, 1 minus h को t मान लिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 के हल्के से लेफ्ट साइड पे, in the neighborhood of 1, on the left side of 1, there will exist a t such that f of t is less than t. f of t is less than t. In other words, f of t minus t is less than 0. In other words, g of t is less than 0. G of t is less than 0. So there exists a value t in the neighborhood of 1, specifically on the left side of 1, such that g of t is less than 0. g of t 0 से छोटा है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब वापस आते हैं, इस इंफॉर्मेशन से वापस आते हैं। तो अब यहां पर देखो यार, हो गया प्रूफ। वो प्रूफ क्या है? बहुत सिंपल है। नाउ वी नो दैट g of 0 is positive and g of t is negative, where t lies in the neighborhood of 1. In fact, on the left side of 1. तो 1 के लेफ्ट साइड में ऐसा t एग्जिस्ट करता है such that g of t is negative and g of 0 is positive. So बोल सकते हैं by intermediate value theorem now. So now by intermediate value theorem, there definitely exists a value k. There exists k. There exists k belonging to 0 to c such that g of k is 0. Intermediate value theorem. Intermediate value theorem. ये बोला ना, ठीक है। Since g of 0 is positive, g of t is negative, तो 0 से t के बीच में एक रूट होगा ही होगा जी, इसका प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। So that value will definitely exist. तो मैंने ये ग्राफ को जस्टिफाई कर दिया theoretically. So this is what is going to fetch you marks. I hope this is clear. So graphical solution बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मैंने कर लिया है, I should be getting marks. नहीं मिलते हैं, कुछ मार्क्स कटते हैं। तुम्हें इस चीज को जस्टिफाई करना है मैथमेटिकली। So that is why conceptual knowledge बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope this is clear, everyone. चलो, next is this problem जो 2013 के अंदर पूछा गया था, ISI 2013. Let f, and इस तरह के ना रिपीटेडली बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा। f of x plus y minus f of x minus y minus y का मॉड इज लेस देन y स्क्वायर फॉर ऑल x y बिलोंग टू R. एक ऐसा फंक्शन है सच दैट f of x plus y mod of f of x plus y minus mod of f of x plus y minus f of x minus y minus y is less than or equal to y square for all x y belonging to R. We have to show that fx is equal to x by 2 plus c where c is a constant. ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं इस तरह के फंक्शंस को? तो सिंस मॉड है, पहले मॉड हटाओ। हमें पता है कि मॉड ऑफ x अगर a से छोटा है तो माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a होता है। सो माइनस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू f of x plus y minus f of x minus y minus y less than equal to y square. Adding y both sides, so y minus y square less than equal to f of x plus y minus f of x minus y less than equal to y square plus y. अब इसके बाद ना अपने हिसाब से तुम्हें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वाली लिमिट लगानी है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वाली लिमिट लगानी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिमिट वाली डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? हमें ये पता ना, f of x माइनस f of y अपॉन x माइनस y, ठीक है। इसको कैपिटल x मान लो, इसको कैपिटल y मान लो। x माइनस y अगर तुम देखोगे तो अलग से निकाल लो, x प्लस y माइनस ऑफ x माइनस y, ये 2y बन रहा है। तो डिवाइडिंग बाय 2y ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2y बोथ साइड्स। तो दो केसेस बन सकते हो कि केस 1 y इज पॉजिटिव एंड केस 2 y इज नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बस ये साइन रिवर्स हो जाएगा। इस 2y को हम हमेशा ऐसा, ठीक है, तो दिस इज 1/2 1 माइनस y लेस देन इक्वल टू f of
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 y प्लस 1 y प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं दोनों तरफ लिमिट लेता हूं, सो टेकिंग लिमिट y अप्रोचेस 0, लिमिट y अप्रोचेस 0, ये हमेशा ट्रू है ना। अगर ये हमेशा ट्रू है, इफ दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो लिमिटिंग वैल्यू भी ट्रू होगी। ये जो चीज है ना y अप्रोचेस 0, ये बन गया f डैश ऑफ x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। f डैश ऑफ x तो है ना f ऑफ x प्लस y माइनस f ऑफ x माइनस y, हल्का सा आगे हल्का सा पीछे, अपॉन दिस। ये देखो y को 0 पुट करूंगा तो यहां पर हाफ आ गया, यहां पर भी हाफ आ गया। जहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि f डैश x का वैल्यू हाफ से हाफ के बीच में लाई कर रहा है हमेशा, ऑलवेज। अगर f डैश x हमेशा हाफ से हाफ के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, f dash of x is always half. f dash of x is always half. f dash x अगर हाफ है तो fx का वैल्यू यही होगा x/2 प्लस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड डन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल, अगेन अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो यूजीबी के अंदर आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर, वो तीन थ्योरम्स कौन कौन सी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इन चारों से सारे के सारे प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग दीस फोर। So very important to have to do those four theorems in the very appropriate way. ठीक है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा मटेरियल है, जो बच्चे हमारे पास है, कुछ असाइनमेंट वगैरह मिल ही रही है, तो उन सब तीनों थ्योरम्स की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन आंसर्स के ऊपर वर्क नहीं करना है, हमें थॉट प्रोसेस को जनरेट करना और सामने वाले को दिखाना है कि यार हमें थॉट प्रोसेस आता है। लेट अस लुक एट वन मोर प्रॉब्लम जो सिमिलर नेचर का है। देखो, लेट r denote the sum of real numbers, find all function f r to r satisfying f of x minus f of y mod के ऊपर दोबारा से is 2 times x minus y. So mod of fx minus f of y is 2 times mod of x minus y. ठीक है, जितने भी फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं उसका आंसर हमें बताना है। तो सेम चीज क्या करें, फर्स्ट प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है fx minus fy upon x minus y, तो x minus y के mod से डिवाइड कर दो, so mod of fx minus fy upon x minus y is equal to, और क्या करो, लिमिट x tends to y ले लो, so limit x approaches y, fx minus fy upon x minus y is limit x approaches y। यहां पर तो 2 है, इंडिपेंडेंट ऑफ x y, तो फर्क नहीं पड़ता। यहां पे ये जो चीज होगी ना, ये f dash of y हो गया। So f dash of y हमेशा 2 है। ठीक है, इन जनरल फंक्शन का मॉड हमेशा, सॉरी, मॉड ऑफ f dash x हमेशा 2 है, तो f dash of x का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस। सो fx का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 2x प्लस। तो इसी तरीके के फंक्शन होंगे सारे के सारे, इसी तरीके के सारे फंक्शन इसी तरीके होंगे, fx इज इक्वल प्लस माइनस 2x प्लस। तो ये आंसर है एंड ये इसका जस्टिफिकेशन। तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्या यूज हुआ है यहाँ पे, दोबारा से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी सारी के सारी इंटरप्रिटेशन जितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतने करो, एंड आई कैन गारंटी यू उसके बाद और उन तीन थ्योरम्स के बाद अगर तुम जितने भी प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यूजीबी के करोगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है यार, मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज लुक एट ऑल द प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज, देखो कि उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन चीजों पे उन्होंने जीरो डाउन किया हुआ है। तो अगर हमने जब we send these previous question to all our solutions to all our students and all our batches, तो जब वो बच्चे एनालाइज करते हैं हम भी बता देते हैं कि 4 चीजें पढ़नी है तुम्हें इस, तो ऐसे हर चैप्टर के लिए तुम्हें एनालाइज करके तुम्हें देखना है कि यार व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन इन एवरी चैप्टर, एंड बिलीव मी इतना ही सिंपल होता है। ठीक है, आई होप इस सेशन के बाद काफी बच्चों को फील आ गई होगी, एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा यार किस तरीके से आगे की तैयारी हमें
करनी है, बिकॉज अदरवाइज इट्स एन ओशन. क्या करें, कहां से शुरू करें, यही बच्चों को समझ नहीं आता है. सो ऑल यू नीड टू डू इज एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस इन ग्रेट डिटेल, आइडेंटिफाई किया किन 3 4 5 चीजों को उन्होंने रिपीटेडली पूछ रहे हैं, उन 3 4 चीजों पे वर्क करो, उनकी डेफिनेशन देखो, उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो, उनके सॉल्व एग्जांपल्स करो, उनकी ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन देखो, and then that is it. So this is something that you have to do for every chapter. Got it? So that's it from my side, guys. Hope you've enjoyed this session. And for the students who want to join our test series, 60 tests हैं, 50 of them are objectives. उसमें से काफी chapter based tests भी हैं, full tests हैं, subjective tests हैं. This is something that you can join at 999 rupees. इसका डिटेल सेशन में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से तुम इन सेशन को देख पाओगे. And the link is there in the description box. Also, for the students who want to prepare formally, this is the last batch which is targeting 2026. This has already started. In fact, ये already start हो चुका है 31st जनवरी को. And जो classes निकल गई हैं वो recorded form में तुम्हें मिल जाएंगी. 60 classes के अंदर पूरा का पूरा syllabus होगा. But सबसे important जो चीज है ना वो ये 20 classes है. Because this is something which is going to decide the fate of every student who is going to write ISI, because weightage अब बढ़ चुका है. मंडे टू सैटरडे क्लासेस हो रही है, चालू है क्लासेस. सीबीएसई की डेट शीट को ध्यान में रखा हुआ है, तो जब जब पेपर होता है उसके 2 दिन पहले हम क्लासेस कंडक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक. दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द फ्लो जो क्लासेस के अंदर चल रहा है. एंड द बैच प्राइस इज 5000 rupees. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय एवरीवन. होप यू हैव एंजॉयड दिस. बाय ऑल.